हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे हिंदी बिहार चैनल में। आप 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू पीवाईक्यू कराया जा रहा है। तो आप बिना देर किए हुए आइए और इस चैनल पे अपना 90% मार्क्स सिक्योर कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 35 क्वेश्चन है। पहले पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये पार्ट 2 है, इसमें भी 35 क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका क्वेश्चन तो क्लियर होगा, साथ में अब जो भी एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा उससे और क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। यानी एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 3 क्वेश्चन आपको उसके साथ जाएगा, यानी 400 क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार मार्केट शब्द का आशय किससे है? बाजार मार्केट शब्द का आशय किससे है ये पूछ रहा है। तो इसमें बताते हैं कौन बाजार मार्केट का। एक तो हो जाएगा स्थान से चौक, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। स्थान से जैसे चौक, स्थानीय बाजार आदि, माध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो। तीसरा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, यानी ये इनमें से सभी हो जाएगा। बाजार मार्केट शब्द आशय पूछ रहा है किससे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है बाजार मार्केट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विस्तृत व्याख्या क्या है? अर्थशास्त्र में बाजार मार्केट का तात्पर्य केवल किसी भौगोलिक स्थान या स्थान विशेष से नहीं होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार वह पूरी व्यवस्था या तंत्र है जहां बायर और सेलर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन पोर्टल रूप से संपर्क में आकर वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है मार्केट का मतलब ये है। देखिए इसका शॉर्ट मेमोरी क्या है? बाजार बराबर स्थान प्लस स्थानिक प्लस विनिमय का संपूर्ण तंत्र। दूसरा ये देखिए, ये क्रेता विक्रेता का संपर्क मुख्य बिंदु रूप से अवश्य लिखे। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। क्रेता प्लस विक्रेता, फिर संपर्क होता है भौतिक डिजिटल, फिर मूल्य निर्धारण होता है, फिर सौदा करते हैं। ये मान लो ये शॉप हो गया, ये दुकानदार हो गया। दुकानदार में हम किसी भी वस्तु को खरीद, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो गया या कुछ भी हो गया, इसको खरीदेंगे तो उसका क्या, इसका प्राइस बताएंगे क्या है प्राइस का, फिर इसको क्या सीधा हम सौदा कर लेंगे। वहीं ये कर रहे हैं, सीधा सौदा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो आपको पता है भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित यानी, आइए देखते हैं मिश्रित क्या है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या कहता है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार के अंडर में रहती है पब्लिक सेक्टर, तथा प्राइवेट सेक्टर जो पूंजीपतियों के हाथ में होता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। 1948 तथा 56 की औद्योगिक नीति में इसे स्वीकार किया गया था। 1948 तथा 56 की औद्योगिक नीति में स्वीकार किया गया था। फार्मूला क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इक्वल टू क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल प्लस मार्केट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, बोर्ड फैक्ट क्या कहता है? 1991 में एलपीजी आया था। किसके सरकार में? उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो पंडित बोल रहा हूँ, ये मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और ये देखिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण प्लस निजी क्षेत्र इक्वल टू भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। समझ में आ गया? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्लस पब्लिक सेक्टर जहाँ मिल के काम करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ये पूछ रहा है वस्तु की मांग एवं पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखिए आगे क्या कह रहा है ये। बेस्टी इकोनॉमी मानी माइक्रो, कितना बार मैं बता चुका हूँ माइक्रो और माइक्रो का मतलब। माइक्रो व्यक्तिगत आर्थिक गणना, जैसे एक उपभोक्ता एक फर्म या किसी विशिष्ट वस्तु की मांग एवं पूर्ति के आधार पर उसकी कीमत निर्धारण का अध्ययन करता है। इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। देखो डिमांड क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। डिमांड इंटू सप्लाई बराबर क्या होता है? संतुलन कीमत होता है। मेमोरी ट्रिक क्या कहता है? माइक्रो इक्वल टू स्मॉल, यानी व्यक्तिगत इकाई एवं वस्तु विशेष की कीमत। माइक्रो मतलब क्या? छोटा हो गया, माइक्रो मतलब बहुत बड़ा हो गया, ये कह रहा है। ये देखिए
समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था के कुल योग जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन होता है। माइक्रो में, माइक्रो मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कह रहे हैं। किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? किसके लिए होता है? तो केंद्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए होता है। ठीक है, क्यों होता है आइए देखते हैं। केंद्रीय समाजवादी क्या है? केंद्रीकृत नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, इसका क्या कह रहा है कंसेप्ट? ये केंद्रीकृत या समाजवादी अर्थव्यवस्था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है, में उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार केंद्रीय सत्ता का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना न होकर संपूर्ण समाज का अधिकतम कल्याण और सुख समृद्धि की बात करता है ये। ठीक है, केंद्रीय योजना प्राधिकरण संसाधन फिर करता है अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए, यानी जितना भी केंद्र का स्कीम होगा वो संसाधन आवंटन करेगा। किसके लिए करेगा? तो आपको सामाजिक कल्याण के लिए करेगा। कंपैरिजन क्या होता है? पूंजीवादी बराबर निजी लाभ होता है। कैपिटलिस्टिक यानी प्राइवेट प्रॉफिट हो गया, और सोशलिस्टिक यानी हो गया समाज कल्याण, ये बात कर रहे हैं। देखिए अब समाजवादी हम लोग कहाँ से लिए थे? तो पूर्व सोवियत संघ इसका क्लासिकल ऐतिहासिक उदाहरण रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। बजट रेखा समीकरण है। तो बजट रेखा समीकरण क्या कहता है? आप याद कर लीजिएगा, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M में P1 P2 क्या दर्शाते हैं? तो वस्तु 1 एवं वस्तु 2 के प्राइजेज है ये। आइए ये देखिए, ये बजट समीकरण एक बार पढ़ लीजिएगा। P1 इंटू P2 इक्वल टू वस्तु 1 और वस्तु 2 की प्रति इकाई प्राइज को लोकेट करेगा, और ये क्या x1 x2 क्या क्वांटिटी को लोकेट करेगा, M इनकम की लोकेट करेगा। बजट इक्वेशन यही होता है, P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर M होता है। बजट रेखा की ढाल बराबर P1/P2 होती है। ठीक है, 5-6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? पूछ रहा है किस, तो आपको पता है पूछ रहा है वेरिएबल और पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तो इनकम आ जाएगा, इनकम होगा ही, कंजप्शन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये आप काट दीजिएगा, ये नहीं होगा, फॉलो वेरिएबल्स, इसको इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है। फॉलो कंसेप्ट की परिभाषा, वे आर्थिक चर जिन्हें समय के एक निश्चित अंतराल या समयावधि के संदर्भ में मापा जाता है, फॉलो कहते हैं। क्या? आय हो गया, उपभोग हो गया, निवेशी, तीनों ही समयावधि में मापे जाते हैं, ये कह रहे हैं। स्टॉक वर्सेस फॉलो रूल क्या कहता है? स्टॉक समय के एक बिंदु पर, जैसे संपत्ति धन, स्टॉक की बात करता है, स्टॉक करते हैं वो बात कर रहे हैं। फॉलो क्या कह रहा है? समयावधि में, जैसे आय व्यय। ठीक है, बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार स्टॉक एंड प्रवाह के अंतर को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी का भाग है? 7 नंबर क्या? तो आपको पता है बिल्डिंग बनाते हैं, ये भी कैपिटल का भाग है। ऑफिस स्पेस, कार्यालय का स्थान, ये भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा देखिए आगे एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अर्थशास्त्र में मानव द्वारा निर्मित हुए सभी भौतिक संपत्तियां जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में आगे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे कैपिटल स्टॉक कहलाती है। निजी कारखाने, भवन निर्माण, भवन तथा सार्वजनिक अवसंरचना जैसे सड़क, पुल, बंदरगाह आदि भी शामिल होते हैं कैपिटल में। कैपिटल कंसेप्ट क्या होता है? पूंजी इक्वल टू होता है टिकाऊ परिसंपत्तियां जो भविष्य में उत्पादन क्षमता रखती है। ठीक है, ये होता है, आपको बताया ना, पूंजीगत कैपिटल, सड़क, इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। एनसीईआरटी फैक्ट क्या कहता है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल भी इसको कहा जाता है, सार्वजनिक संरचना को। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट फूट के समायोजन कटौती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पहले मैं बताया, यानी डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। मूल्यह्रास बोलते हैं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों एवं उपकरणों का लगातार उपयोग करने से उनमें टूट फूट होती है, या वे
पुरानी हो जाती है। इस मूल्य कमी को डिप्रिसिएशन या स्थिर पूंजी का उपयोग कहा जाता है। की फार्मूला क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है माइनस डिप्रिसिएशन होता है। नेट जब भी निकालेंगे ना तो ग्रॉस तो निकालेंगे ही, माइनस उसमें से मशीनों का घिसाव मूल्यह्रास उसको माइनस कर देंगे तो इसका नेट निकल जाएगा, वही बोल रहा है। ये देखिए मेमोरी ट्रिक आते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमेशा डिप्रिसिएशन घटाया जाता है। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पूंजीगत वस्तुओं का क्रय सामान्यतः होता है। क्या होता है पूंजीगत वस्तुओं का तो ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता हो गया अंतिम, बी नंबर हो गया छोटे व्यापारी, सी नंबर हो गया उत्पादक इंटरप्रेनर या प्रोड्यूसर, ये होगा इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या। सी नंबर में उद्यमी उत्पादक इंटरप्रेनर की बात करता है। पूंजीगत वस्तु की खरीद का उद्देश्य क्या है? पूंजीगत वस्तुएं जैसे भारी मशीनें, प्लांट, उपकरण वे अंतिम वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है, उन्हें इंटरप्रेनर्स या फर्म द्वारा निवेश व्यय के रूप में खरीदा जाता है ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर क्या होता है? उपभोक्ता उपभोग वस्तुएं खरीदता है जबकि उद्यमी पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय अर्थव्यवस्था में सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की निर्माण करता है। यह बोर्ड का नोट है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति के पास वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है? किससे आती है 10 नंबर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता है जब भी इनकम होगा तो वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की क्षमता किससे होगी? तो इनकम से होगी ना, वही कह रहा है क्वेश्चन की क्या। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है ये देखिए, क्रय शक्ति और आय का संबंध। व्यक्ति की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर उसकी फॉलो इनकम पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। जब व्यक्ति को साधनों के प्रतिफल जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है तभी वो प्रभावी मांग पैदा करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये कह रहा है आय अगर बढ़ेगा किसी का तो उसका क्रय शक्ति भी बढ़ेगा यानी प्रभाव का मांग भी बढ़ेगा। की टेकअवे क्या कहता है? केवल इच्छा होना मांग नहीं है, आय द्वारा समर्थित क्रय शक्ति ही मांग बनती है, ये कह रहा है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है? यानी सर्कुलर फ्लो में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मांग कौन करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका? आपको पता है कि फॉर्म द्वारा होता है, फॉर्म्स प्रोड्यूसर या फॉर्म्स यानी व्यापार फॉर्म क्षेत्र के द्वारा होता है। क्यों होता है? आइए ये कह रहा है आय के द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में परिवार क्षेत्रक, ये परिवार क्षेत्रक उत्पादन के साधन में कौन कौन होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंडस्ट्री का स्वामी होता है यानी श्रम, पूंजी, भूमि, उत्पन्न होता है। जबकि उत्पादन फॉर्म जो होता है ना, क्षेत्रक वस्तुएं बनाने के लिए इन साधनों की मांग करता है। की फैक्ट क्या होता है? की डिक्टोनोमी क्या आता है? अगर परिवार इक्वल टू साधन पूर्ति, फॉर्म इक्वल टू साधन मांग, ये कह रहे हैं, इसे साधारण ब्याज की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निवेश व्यय नहीं होगा, आयात व्यय नहीं होगा, निर्यात व्यय नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा यानी उपभोग, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? उपभोग व्यय कहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल खर्च को निजी अंतिम उपभोग कहा जाता है। यह कुल मांग का सबसे बड़ा घटक होता है यानी y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y यानी इनकम को डिनोट कर रहा है और उपभोग कंजप्शन प्लस सेविंग का डिनोट करता है। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? फर्म में उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? एक तो फॉर्म में पता है क्या पूछ रहा है? फॉर्म उत्पादन में तो कच्चा माल तो होगा ही होगा, कच्चा माल होगा। ठीक है, दूसरा मध्यवर्ती वस्तुएं होगी, ये भी ठीक है यानी इसका ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ए और बी होगा ऑप्शन। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में जो वस्तुएं पूर्णतः समाप्त
या परिवर्तित हो जाती है, जैसे कच्चा माल, ईंधन, इन्हें मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। उत्पादन फर्म इनका उपयोग नई वस्तुओं के निर्माण के लिए आगत के रूप में करती है। कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तु का सबसे प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, ये बात कहता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में अलग से नहीं जुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवीए क्या, जीवीए ए इक्वल टू एनवीए, यहाँ ए क्या दर्शाता है? तो आपको पता है ए क्या दर्शाएगा? तो मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन दर्शाएगा, ठीक है। क्यों दर्शाएगा? देखिए, ग्रॉस और नेट के बीच एकमात्र अंतर डिप्रिसिएशन का होता है, ठीक है। जब सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करता है, में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तो नेट वैल्यू एडेड प्राप्त होता है, वही बोल रहा है। इक्वेशन दिया गया है, नेट वैल्यू एडेड इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट निकलता है, इसका पहले भी बताया गया है, ठीक है। मौद्रिक सकल उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? आधार वर्ष तो होगा नहीं, इनमें से सभी होगी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, स्थिर कीमतों पर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्तमान चालू कीमतों पर हो जाएगा, ठीक है। 15 का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहे हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। जब चालू वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन उसी वर्ष की प्रचलित वर्तमान कीमतों पर किया जाए तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वर्तमान कीमत पर होता है ना, उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर मापा गया जीडीपी, इसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। स्थिर कीमत जो कांस्टेंट प्राइस पर बोलता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। और वर्तमान पे जो मापता है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान पे ये होता है चालू कीमत पे मापता है, उसके नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू होता है प्राइस पी इंटू वर्तमान कीमत इंटू मात्रा। एग्जाम पॉइंट से याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा याद रखिएगा। ये मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 2023 का सीपीआई तैयार किया जा रहा है जिसमें तुलना 2010 से की जाएगी तो 2023 एवं 10 क्रमशः क्या है? 2023 और 10 क्रमशः क्या है? तो देखो, ये तो हो गया 2010, क्या हो गया? करेंट ईयर हो गया, ठीक है, 2010। और 2010 से 2023 क्या हो गया? करेंट ईयर हो गया, ठीक है। 2010 क्या हो गया? बेस ईयर हो गया। ये पूछ रहा है कि क्या है, तो 16 का सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालू और बेस ईयर की बात करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। जिस वर्ष के सूचकांक की गणना की जाती है वह करेंट ईयर होता है और जिस मानक सामान्य वर्ष से तुलना की जाती है वह बेस ईयर कहलाता है। तुलना का वर्ष हमेशा होता है बेस ईयर और वर्तमान करेंट ईयर। अभी जो 2012 का जो बेस ईयर था अभी हो गया है 2022-23 हो गया है, नया कर दिया गया। अगर बेस ईयर अगर पूछेगा 2027 में एग्जाम में तो 2022-23 हो गया, 12-13 को रिप्लेसमेंट करके 2022-23 कर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी? ये पूछ रहा है। तो वर्तमान वर्ष से तय की जाएगी, सॉरी वर्तमान वर्ष से नहीं होगा, 2023 भी नहीं होगा, 1947 भी नहीं होगा, हमेशा बेस ईयर से तय होता है। 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी? तो बेस ईयर से हमेशा तुलना होता है, जो कि अभी 2022-23 है, बेस ईयर 2022-23 है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, ये देखिए। सूचना आधार वर्ष किसी कीमतों से तुलना करके ही की जाती है। आधार वर्ष के सूचकांक का मान 100 माना जाता है, हमेशा 100 होता है, ठीक है। बोर्ड पॉइंट से देखिए, आधार वर्ष एक सामान्य होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक उथल पुथल ना हुई हो, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी देश का जीडीपी उसके जीएनपी से अधिक हो जाए, यानी जीडीपी इज लेस दैन जीएनपी, ठीक है, तो विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय NFIA क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है हमेशा ऋणात्मक होता है, जब भी जीडीपी उसके जीएनपी से अधिक हो जाए तो ऋणात्मक में जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए,
हम जानते हैं जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम होता है, ये एनएफआई है। और अतः एनएफआई बराबर अगर निकालेंगे तो जीएनपी माइनस जीडीपी होगा, ठीक है। अगर जीडीपी लेस देन हो जाएगा, अगर जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी हो जाएगा, सॉरी जीडीपी इज लेस देन जीएनपी है, तो एनएफआई का मान ऋणात्मक में प्राप्त होगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हमारे नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय से अधिक है। जीडीपी इज लेस देन जीएनपी इक्वल टू एनएफआई इज ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव में जाएगा, ठीक है, याद रखिए। पूछ रहा है निवल अप्रत्यक्ष है यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जेड। यहाँ जेड क्या दर्शा रहा है, ये जेड पूछ रहा है, जेड का मतलब क्या दर्शा रहा है। तो आपको पता है प्रत्यक्ष कर तो होगा नहीं, कॉरपोरेशन टैक्स होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, यानी सब्सिडी को दर्शाता है। आइए देखिए क्या है सब, ये जेड, इसका आंसर जेड हो जाएगा। बाजार कीमत और साधन लागत के बीच अंतर को निवल अप्रत्यक्ष नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, ठीक है। की पॉइंट एमपी मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। की रिलेशन होता है, इससे याद रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सस्ते दर पर एलपीजी सब्सिडी उपलब्ध कराना किसका उदाहरण है। एलपीजी जब सब्सिडी उपलब्ध कराना किसका उदाहरण है सस्ते दर पर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता है अप्रत्यक्ष कर तो होगा नहीं, प्रत्यक्ष कर का भी नहीं होगा, सब्सिडी होता है हमेशा। एलपीजी सब्सिडी क्या होता है, उत्पादन या सब्सिडी का होता है। क्या होता है सब्सिडी, देखिए सब्सिडी सरकार द्वारा आम जनता को आवश्यक वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए उत्पादकों या उपभोक्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सब्सिडी कहलाती है। ये प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, एलपीजी उर्वरक और राशन पर दी जाने वाली सहायता सब्सिडी का उदाहरण है, सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार करता है, ये पूछ रहा है। तो क्या करेगा इसमें, एक तो बॉन्ड्स होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करता है, देख लो, एक तो बॉन्ड्स होगा, दूसरा सोना तो होगा ही होगा, रियल इस्टेट होगा ही होगा, तो इसका सभी हो जाएगा, लीगल टेंडर मनी हो जाएगा, ठीक है। क्या है लीगल टेंडर मनी, देखिए कानूनी स्वीकारता, सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा कानूनी रूप से घोषित करेंसी नोट और सिक्कों को लीगल टेंडर मनी कहते हैं। देश के भीतर लेन देन का भुगतान करने के लिए कोई भी इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है, समझे, ये बोल रहा है लीगल टेंडर मनी। कानूनी समर्थन के कारण ही मुद्रा में सर्वग्राहता का गुण होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानतः मूल्य वृद्धि इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। लेन देन सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका हमेशा जानते हैं क्या होगा, इन्फ्लेशन जब भी वृद्धि होगी तो ये हमेशा बढ़ेगा। मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन, तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। लेन देन मांग का नियम, कीमत बढ़ने पर समान मात्रा में वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए अधिक क्या होता है, नकदी कैश की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, इसलिए लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ता है। एम टी इक्वल टू के इंटू पी इंटू वाई, जहाँ कीमत को पी से डिनोट किया है, कीमत बढ़ने पर डिमांड हमेशा बढ़ती है, ये बोल रहा है, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के माप M1 के मुख्य घटक कौन से हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए M1 जब भी माप करता है तो क्या होगा, एक तो जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के होगा, कितना है ये भी जांच करेगा, डिमांड डिपॉजिट कितना है ये भी जांच करेगा, डाकघर बचत जमा है कितना ये भी, यानी ये नहीं, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं करेगा सी नंबर, ये करेगा। जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के, अब बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट कितना है ये जांच करेगा, ठीक है। क्या है एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका डी हो जाएगा, ए और बी। M1 मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप शामिल है। CC बराबर क्या होता है, करेंसी विथ पब्लिक की बात करेगा। DD बराबर डिमांड डिपॉजिट की बात करेगा। OD क्या है, RBI के पास
अन्य जमाए की बात करेगा। M1 इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD होता है, ठीक है। अदर 24 नंबर क्या है, अवधि जमा फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट किस खाते में रखा जाता है, फिक्स्ड की बात करता है। तो आपको पता है फिक्स्ड जब भी बात करेगा तो हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। क्या है ये 24 नंबर देखते हैं। जमा खातों के प्रकार, टाइम डिपॉजिट वह जमा राशि जिसे एक निश्चित समय अवधि जैसे 1 वर्ष 5 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, मैच्योरिटी से पहले चेक द्वारा नहीं निकाला जा सकता, इस पर उच्चतम ब्याज मिलता है, ये कह रहा है। डिफरेंस, चालू व बचत जमा मांग जमाए जबकि FD समय जमा है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि करेंसी CU हो और डिमांड DD हो तो करेंसी जमा CDR क्या होगा। देख ये थियोरेटिकल पूछ रहा है, ठीक है। तो CU बटा DD होता है, ठीक है। आइए CU DD क्या है देखिए यहाँ पे, अनुपात करेंसी जमा अनुपात करेंसी डिपॉजिट रेशियो सार्वजनिक नकदी धारण और बैंक जमा का अनुपात है। CDR बराबर CU बटा DD होता है। फैक्ट, त्योहारों के मौसम में लोग अधिक नकदी रखते हैं जिससे CDR बढ़ती है, ये बता रहा है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से फर्म का पूर्ति सप्लाई कर्व किस ओर खिसकेगा, हमेशा दाहिने की ओर जाएगा, ठीक है। आइए पूर्ति वक्र खिसकाव, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। तकनीकी सुधार से प्रति इकाई उत्पादन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, समान कीमत पर उत्पादन अधिक पूर्ति करने को तत्पर रहता है, जिससे पूर्ति वक्र जो है ना दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। जनरल रूल क्या होता है, पूर्ति में जब भी वृद्धि होगा तो दाहिने की ओर खिसकाव होगा, ये बात कर रहा है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीमांत लागत वक्र MC औसत परिवर्ती लागत वक्र ABC को किस बिंदु पर काटता है। ज़्यादातर ये ग्राफ से ही क्वेश्चन सही होता है, लेकिन ग्राफ आपको एग्जाम में देगा ही देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, ठीक है। MCM ABC संबंध क्या है, सीमांत लागत वक्र हमेशा परिवर्ती लागत वक्र तथा औसत कुल लागत वक्र दोनों को उनके सबसे निचले या मिनिमम पॉइंट पर नीचे काटता हुआ ऊपर की ओर खिसकेगा। एट मिनिमम ऑफ ABC सेमीकोलन MC इक्वल टू ABC होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वक्र अंग्रेजी U के आकार का होता है। 28 नंबर, तो इसमें आपको पता है ऑप्शन नंबर A होगा कि B होगा कि C होगा D होगा। तो हमेशा जब U के आकार का होगा ना, इकोनॉमी क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा, तो ABC बटा AC होगा, ठीक है। आइए क्या है ABC, अल्पकाल में परिवर्तन अनुपातों के नियम लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन के लागू होने के कारण औसत लागत को बोलते हैं AC, परिवर्ती लागत को ABC और सीमांत लागत को MC वक्र में प्रारंभ गिरते हैं, न्यूनतम पर पहुंचते हैं और फिर बढ़ते हैं, जिससे इनका आकार अंग्रेजी की U जैसे बनता है। की फैक्ट क्या होता है, U शेप इक्वल टू होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है, ठीक है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई पर कुल लागत माइनस Q माइनस 1 इकाई पर कुल लागत इक्वल टू क्या है। इकाई Q डिनोट करता है इकाई पर कुल लागत माइनस Q माइनस 1 इकाई पर कुल लागत इक्वल टू होता क्या है, ये पूछ रहा है। तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट पे निकाला जाता है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन में रूट अंडर x सीमांत लागत सूत्र होगा, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है, सीमांत कहते हैं। MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1 होता है। की डिफिनेशन इसका क्या कहता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, क्या कह रहा है, तो हमें ये भी देख लो, उल्टा ही पूछ दिया, फिर सी आकार का होता है, यू शेप का होता है, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम एवं प्रभाव से MC और AC दोनों ही वक्र पहले नीचे गिरते हैं, फिर न्यूनतम बिंदु के बाद ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे दोनों का आकार U जैसा होता है। बोर्ड टिप क्या है, चित्र बनाते समय MC को AC के न्यूनतम बिंदु से गुजरता हुआ दिखाया, ठीक है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन,
यदि सभी आगतों में टी गुनी वृद्धि करने से उत्पादन ठीक टी गुना बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहा जाएगा? ह्रासमान पैमाने पर प्रतिफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, 31 का ए होगा, सी नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। स्थिर पैमाने का कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। पैमाने का प्रतिफल नियम, दीर्घकाल में जब सभी साधनों आगतों को एक ही अनुपात में टी बढ़ाया जाता है, कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में टी बढ़ता है। इसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, CRS बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल आइडेंटिटी होता है। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन, कॉब डगलस उत्पादन फलन Q = x1 पावर फिर x2 बीटा होता है, अल्फा बीटा की बात करता है, अल्फा प्लस बीटा <<1 हो तो क्या दर्शाता है? हमेशा क्या दर्शाएगा? तो वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर थे हम लोग? 32 नंबर क्वेश्चन था ना। बत्तीस नंबर क्वेश्चन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, सॉरी, आगे आइए। इसका क्या है? कॉब डगलस फलन नियम। कॉब डगलस फलन में घातों का योग अल्फा प्लस बीटा पैमाने के प्रतिफल की प्रकृति तय करता है। अल्फा प्लस बीटा <<1 इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अल्फा प्लस बीटा = 1 होगा तो कांस्टेंट में मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा <<1 होगा तो डिक्रीजिंग में मानेंगे। सम <<1 इक्वल टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आउटपुट के शून्य स्तर पर कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? 33 नंबर क्वेश्चन ये कहता है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा क्या निकलता है? या स्थिर लागत पे हमेशा निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, क्या है स्थिर लागत? देखिए, शून्य उत्पादन पर लागत, उत्पादन शून्य, Q = 0 होने पर स्थिर साधनों का खर्च जैसे किराया, अस्थायी वेतन देना पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील लागत TBC 0 होती है। TC = TFC + 0 = TFC होता है। कॉस्ट आइडेंटिटी क्या है? एट Q = 0 TC = TFC होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या? 34 नंबर फार्मूला पर है, डेल्टा कुल लागत बराबर डेल्टा Q या डेल्टा TC डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या? इसका क्या, ये हमेशा डिनोट करेगा, हमेशा नहीं, ये डिनोट करता है मार्जिनल कॉस्ट पे। ठीक है, आइए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? उत्पादन में परिवर्तन डेल्टा Q के कारण कुल लागत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा TC के अनुपात को सीमांत लागत MC कहा जाता है। MC = डेल्टा TC बटा डेल्टा Q होता है। MC = डेल्टा TBC बटा डेल्टा Q भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल स्लोप क्या होती है? ये 35 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो हमेशा नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, निगेटिव डाउनवर्ड में जाएगा। क्यों जाएगा? आइए, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है स्थिर लागत अधिक इकाइयों में बढ़ जाती है, जिससे औसत स्थिर लागत AFC = TFC/Q लगातार घटती जाती है, या इसलिए ढाल ऋणात्मक बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होती है। इसका आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। की फैक्ट क्या होता है? AFC वक्र कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि
TFC इज लेस देन 0 होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। चलिए बाय।